आज हम आपको नैना के साथ हुए उस दर्दनाक हादसे की पूरी जानकारी सुनाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी। हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस बेचारी के साथ, इस लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे हैवानियत की गई, किस तरह से इसे नोचा गया। दोस्तों, आपको जो हम सच्ची घटना हम जो बताने वाले हैं, तो हम सच्चाई बताएंगे आपको, जिससे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, दरअसल एक घटना है कर्नाटक के 2006 में उनकी शादी अभिजीत पुजारी से हुई। 2007 में वो अपने पति के साथ महाराष्ट्र के पुणे शहर में शिफ्ट हो गई। यहाँ वह आईटी सेंटर में काम करती थी और एक शांत साधारण जिंदगी जी रही थी। और नैना ने किसी का बुरा नहीं चाहा। उसकी दुनिया बस इतनी थी कि सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौट कर आना, परिवार से बातें करना। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी। उस परिवार से के लिए कुछ छोटे से सपने थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस शहर को उसने अपने लिए नई शुरुआत की थी और जगह माना था, वहीं उसका सबसे खौफनाक अंत लिखा था। दोस्तों, और एक दिन नैना पुजारी का नाम सिर्फ खबरों में हेडलाइन बन जाएगा। एक ऐसे हेडलाइन जिसे पढ़कर दिल दहल जाएगा। 28 वर्ष की नैना पुणे के खराड़ी इलाके में स्थित टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। कंपनी घर से थोड़ी दूर थी, इसलिए वह रोज टैक्सी से ऑफिस आती जाती थी। 7 अक्टूबर 2009 की बात है। नैना उस दिन रोज की तुलना में ऑफिस थोड़ी देर से फ्री हुई थी। सर वह शाम 7 बजे निकल जाया करती थी, लेकिन उस दिन काम थोड़ा ज़्यादा था, जिस वजह से रात 8 बजे 8:30 के लगभग ऑफिस से बाहर निकली। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और वह अकेली थी। जैसे उन्होंने कंपनी का गेट पार किया, उन्होंने तुरंत अपने पति अभिजीत को फोन किया और बताया कि आज गाड़ी नहीं मिली है और देर हो गई है। इस पर अभिजीत ने शांत लहजे में कहा, कोई बात नहीं, आराम से आओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा ध्यान रखना और अगर किसी बात पर जरा भी असहज लगे तो बिना सोचे मुझे तुरंत फोन कर देना और मैं जहां भी रहूं उसी वक्त निकल कर आ जाऊंगा। दोस्तों, कंपनी की ओर से महिला कर्मचारियों के लिए लेट होने पर सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था थी। कई कैब्स और बसें चलती थी, लेकिन उस दिन कोई बस या कैब नहीं थी, क्योंकि सारी गाड़ियां पहले से ही अन्य कर्मचारियों को छोड़ने जा चुकी थी। उसे वापस आने में समय लग सकता था, इसलिए नैना पास के एक बस स्टॉप पर खड़ी हो गई और वहां लोकल बस का इंतजार करने लगी। उसी दौरान क्या होता है दोस्तों, यह एक कार आकर उसके सामने रुक जाती है। वह गाड़ी योगेश राउत की थी। योगेश ने नैना से पूछा, मैम आज कुछ देर हो गई है, क्या टैक्सी का इंतजार कर रही हो? दोस्तों, नैना को उसे देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि योगेश उसी कंपनी का ड्राइवर करता था, कंपनी के ड्राइवर के रूप में काम करता था। नैना ने जवाब दिया कि हाँ, काम के कारण मैं देर हो गई हूँ और अब लोकल बस से घर जाना है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। इस पर योगेश ने तुरंत कहा, मैम इतनी परेशानी क्यों ले रही हो, मैं खुद आपको छोड़ देता हूँ। क्योंकि नैना उसे जानती थी, इसलिए उसने योगेश की बात मान ली और उसकी कार में बैठ गई। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उसके जीवन का आखिरी सफर हो जाएगा। उस दिन के बाद वह कभी भी अपने पति या अपने घर परिवार से नहीं मिल पाएगी। ऑफिस निकलते हुए अब करीब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन नैना अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अब अभिजीत, उसका पति, को चिंता होने लगी। उन्होंने नैना को फोन करने की कोशिश की ताकि पूछ सके कि वो कहाँ पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल किया तो उसका फोन बंद आने लगा। अब अंधेरी रात थी, समय बीत चुका था, रात हो चुकी थी और ऑफिस छोड़े हुए भी काफी वक्त बीत चुका था। अब उसका फोन भी बंद था। अभिजीत को बेचैनी होने लगी, इसलिए उन्हें तुरंत नैना के ऑफिस में फोन किया। वहां कर्मचारियों ने बताया कि नैना तो काफी पहले ऑफिस से निकल चुकी है। वह यह बात अभिजीत पहले से ही जानता था, फिर भी तसल्ली के लिए फोन किया। इसके बाद अभिजीत ने नैना की सभी सहेलियों को फोन किया जिसके नंबर उसके पास थे। कुछ रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। अब अभिजीत बिल्कुल परेशान हो चुका था। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर नैना गई तो गई कहाँ, क्योंकि उन्होंने खुद फोन करके बताया कि वो घर आ रही है, फिर इतनी लेट कहाँ चली गई, क्या हो? दोस्तों, अचानक कहाँ चली गई? धीरे धीरे उनके मन में डर बैठने लगा, क्योंकि कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई। इसी डर के साथ वह पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे और नैना की गुमशुदगी
रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुणे पुलिस ने नैना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते ही जानकारी सभी पुलिस स्टेशनों को भेजा और सभी पुलिस स्टेशनों को भेज दी। उन्होंने नैना के होलिये का पूरा पता विवरण भेज दिया, लेकिन निर्देश दिए गए किसी को उसकी कोई जानकारी मिली तो तुरंत खबर करे, जैसे कोई लड़की कहीं दिखे तो तुरंत सूचित किया जाए। अब दोस्तों धीरे धीरे 7 अक्टूबर की रात बीत गई और 8 अक्टूबर की सुबह हो गई और अभिजीत उसके कुछ पड़ोसी मिलकर जगह जगह नैना को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग तो नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पूरी रात बीत गई, लेकिन पुलिस के हाथ भी कोई जानकारी नहीं लग पाई। अब दोस्तों 9 अक्टूबर 2009 की एक अनजान व्यक्ति ने पुणे पुलिस को फोन किया, बताया कि उन्हें राजगुरुनगर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंपाउंडर में एक शव देखा है। यह जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। वह साथ में अभिजीत को भी ले गई। जब पुलिस ने शव देखा तो उसकी हालत बहुत खराब हुई थी। वह शव दो दिनों तक जंगल में पड़ा हुआ था, इसलिए उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था। अब दोस्तों फिर भी जैसे ही अभिजीत ने शव को देखा तो वह फुट फुट कर रोने लगा। इसका मतलब साफ था कि अभिजीत ने शव को पहले पहचान लिया। अब दोस्तों पुलिस ने भी अपना औपचारिक रूप से पुष्टि कर दी थी कि यह शव नैना पुजारी का है। इसके बाद पुलिस मौके की पूरी जांच और शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया। ज्यादातर काम करने वाली महिलाएं होती हैं, वह अक्सर अपने साथ एक बैग रखती हैं, मोबाइल लेकर चलती हैं। उसके बैग में रोज की तरह चार्जर था, अलावा जो भी फोन था, कार्ड थे। जब पुलिस ने अभिजीत से जानकारी ली तो उन्होंने पता चला कि नैना के पास दिन में सोने की बालियां थी, मंगलसूत्र पहन रखा था, लेकिन नैना का फोन, उसका बैग, यहाँ तक कि उसके गहने भी नहीं हैं। पहली नज़र में यही लगा कि यही लूटपाट की वारदात है और नैना की हत्या की इसी दौरान की गई, इसीलिए की गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तब दोस्तों असली वजह कुछ और ही थी। रिपोर्ट के अनुसार नैना के साथ एक से अधिक लोगों ने गलत काम किया था। नैना की हत्या लूटपाट के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ एक बहुत भयानक और अमानवीय करतूत के बाद की गई थी। अब पुलिस ने जांच को और तेज कर दिया और सबसे पहले नैना की कंपनी में पूछताछ शुरू की गई। सभी कर्मचारियों में से एक एक करके सवाल किए गए। तभी पता चला कि नैना 8 से 8:30 बजे के बीच निकल चुकी थी ऑफिस से, लेकिन उसके बाद वहां कहाँ गई किसी को कोई पता नहीं। उसके बाद पुलिस ने नैना की कंपनी और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फोटोज भी निकालना शुरू किया और कोशिश लाई गई कि एक कैमरे में नैना एक बस स्टॉप के पास खड़ी दिखाई दी और कुछ देर बाद सफेद रंग की कार उसके पास आकर रुकी। फोटोज में साफ दिखा कि उस कार में पहले 3 लोग बैठे हुए थे। जब कार नैना के पास पहुंची तो वह ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने लगी और कुछ सेकंड तक दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और फिर नैना उस कार में बैठ गई और फिर कार वहां से निकल गई। अब पुलिस के लिए यह मामला काफी हद तक स्पष्ट हो चुका था कि गाड़ी पहचान करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जांच में यह सामने आया कि वह कार उसी कंपनी के ड्राइवर योगेश रावत की थी। अब दोस्तों पुलिस उसे पकड़ने लग गई। इसी दौरान एक दूसरी पुलिस टीम ने नैना के बैंक अकाउंट की जांच शुरू कर दी, क्योंकि घटना स्थल से उसका पर्स और डेबिट कार्ड गायब था। इस जांच के दौरान एक चौंकाने वाली सामने बात आई कि नैना के कार्ड से अलग अलग एटीएम से कुल 61,000 निकाले थे। यह बात करने वाली थी, क्योंकि नैना अब इस दुनिया में नहीं थी तो उसके डेबिट कार्ड से पैसे कैसे निकाले। अब दोस्तों मतलब साफ था कि उस व्यक्ति के पास जो था वो सिर्फ एक करीबी था, उसका पिन नंबर भी जानता था। उधर योगेश की जो पकड़ने वाली टीम थी 16 अक्टूबर 2009 को उसे धर दबोचा, यानी नैना के लापता होने के 8 दिन बाद शुरू। कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, नैना को जानता था नहीं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिका। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने माना कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर नैना पुजारी की बेरहमी से हत्या की थी। लेकिन इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई इतनी डरावनी थी कि कहानी सुनकर झकझोर कर देने वाली थी। सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अब दोस्तों उस दिन 7 अक्टूबर 2000 उस दिन आखिरकार नैना के साथ क्या हुआ। जब नैना योगेश की कार में बैठी थी तो उसमें पहले से ही 2 युवक महेश ठाकुर और विश्वास कदम बैठे हुए थे। यह दोनों भी उसी कंपनी में काम करते थे जहां नैना करते थे, इसलिए जो कोई शक नहीं हुआ। महेश उसी IT कंपनी में काम करता था, एक गार्ड की नौकरी था। योगेश उसी कंपनी में ड्राइवर था। कार में बैठे ही नैना ने योगेश से कहा, आज बहुत लेट हो गया, जल्दी घर छोड़ देना। योगेश ने बात सुनते हुए कार स्पीड बहुत तेज कर दी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसने कि
तरफ मोड़ दी गाड़ी। पहचान में नहीं आया तो नैना ने तुरंत टोका, अब दोस्तों योगेश रास्ता तो मेरे घर की ओर नहीं है जाता, तुम इधर क्यों ले जा रहे हो? योगेश ने जब जवाब दिया, मैं मेरा एक दोस्त राजेश चौधरी इसी रास्ते में खड़ा है, उसको भी घर छोड़ना है, उसका घर आपके रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए सोचा पहले उससे बिठा लेना। नैना को उसी बात पर एक पल भरोसा हुआ और वह चुपचाप फर्स्ट सीट पर बैठ गई। और कुछ देर बाद योगेश ने कार रोककर एक और लड़के को अंदर बैठा लिया। अब कार में कुल 4 लोग थे और 4 लोग बैठ चुके थे और गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार भी योगेश सही रास्ते की ओर नहीं जा रहा था। अब नैना को शक होने लगा कि उसे इन चारों की नीयत पर भरोसा नहीं है और इसलिए उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा कि और नैना घबरा कर, प्लीज कार रोक दो, मैं यहीं से घर चले जाऊंगी। लेकिन योगेश ने चुपचाप डरावने लहजे में कहा, मैम ये गाड़ी अब तो नहीं रुकेगी जब मैं अपनी हवस पूरी कर ना लूं, यह गाड़ी नहीं रुकेगी। सुनकर नैना खून खौल उठा। उसने गुस्से से कहा, तुरंत गाड़ी रोक वरना मैं चिल्ला दूंगी, लोगों को बुलाऊंगी, पुलिस को भी। लेकिन उन दरिंदों ने डरने के बजाय उसका मोबाइल छीन लिया और तोड़ दिया। इसी वजह से वह अभिजीत उन्हें फोन कर रहे थे, तभी वो फोन बंद आ रहा था। अब नैना रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, भैया मुझे छोड़ दो, चाहे जो है ले लो, मेरी इज्जत मत छीनो। हाथ जोड़ती रही, लेकिन उन्होंने हैवान थे, उन्होंने कार को एक सुनसान जगह पर रोका और फिर नैना से उसका डेबिट कार्ड छीन लिया और चाकू के नोक पर उसका पिन नंबर पूछ लिया। उसके बाद चारों ने बारी बारी से नैना के साथ तानियत को शर्मसार किया। अकेली लड़की डर और दर्द में तड़प रही थी, चारों दरिंदे उस पर टूट पड़े। अब दोस्तों नैना ने जाने कितनी बार रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, कितने बार कहा मुझे मत मारो, घर जाने दो, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। फिर उन चारों लोगों ने नैना को जिंदा छोड़ दिया। तो अब पुलिस तक पहुंच जाएगी करके, बता देगी करके, चेहरा पहचान लेगी और सब पकड़े जाएंगे करके, इस डर से उन्होंने नैना का दुपट्टा लिया और कार के अंदर ही गला घोट दिया और गला घोट के मार दिया। इसके बाद नैना उन दरिंदों ने यह निश्चित किया कि नैना की लाश पहचान ना जा सके, इसके लिए लाश को कार में रखकर एक सुनसान जंगल इलाके में ले गए। वहां पहुंचकर उन दरिंदों ने पत्थर से नैना का सिर बुरी तरह कुचल दिया दोस्तों। फिर बेरहमी से कोई मार दिया, फिर कोई भी उसका चेहरा पहचान न सके। फिर चारों हैवानों ने उसकी लाश वहीं झाड़ियों में फेंक दी और मौके से फरार हो गए। अब दोस्तों उसके बाद लोगों ने अलग अलग एटीएम से नैना के कार्ड का इस्तेमाल करके खाते से कुल 61,000 निकाले। ठाकुर, विश्वास कदम और राजेश चौधरी उन तीनों को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन पूछताछ करके चारों आरोपी अपना जुर्म कबूल लिया। उन्होंने नैना का अपहरण किया, गंदा काम किया, लूटपाट किया और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने एक गवाह से पूछताछ, सभी सबूत जुटाए और बहुत तेजी से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। फिर मजबूत करने पर पुलिस को चश्मे की गवाह की जरूरत थी जो वारदात का गवाह हो। तब चौधरी से बातचीत की और इस बात के लिए राजी किया और वो अपने साथियों के खिलाफ गवाही देगा। अब कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो गई। तभी तारीख पर राजेश चौधरी अदालत में आकर योगेश, महेश ठाकुर और विश्वास के कदम के खिलाफ बयान दे रहा था। लेकिन तभी इस केस में एक और चौंकाने वाला मोड़ आ गया। मुख्य आरोपी योगेश रावत पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। योगेश ने जेल प्रशासन से शिकायत की, उससे पिछले कई दिनों में पूरे शरीर में गंभीर खुजली हो रही है और अभी हालत बिगड़ी जा रही है। उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। पहले उसे जेल अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन वहां से हालत सुधारने पर पुलिस उसे पुणे के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में ले गई। वहीं पर योगेश ने पुलिस को बहला फुसलाकर कहा, मेरा टॉयलेट जाना है, और जैसे ही उसे अकेला भेजा गया वहां से फरार हो गया। अब दोस्तों अस्पताल से भागने की योजना पहले से ही बना चुका था। अब दोस्तों जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तभी उसका भाई भी उससे मिलने आया था। उसकी मुलाकात के दौरान उसके भाई ने उसे भागने के बाद इस्तेमाल किए गए कुछ पैसे भी दिए थे। अब दोस्तों अस्पताल से फरार होने के बाद योगेश सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से एक ट्रेन पकड़कर गुजरात के सूरत शहर में गया, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ दिनों बाद फिर से ट्रेन सवार हुआ और इस बार भारत की राजधानी दिल्ली जा पहुंचा। पहुंचने के बाद कुछ दिनों के भीतर उसके पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए, खाने पीने के लाले पड़ गए। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जीवित रहने की दिल्ली में उसे कई जगह तो नहीं था। अब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए किसी ने उसे काम पर भी नहीं रखा। अब ये हालत यह हो गई कि भूखे तड़पने की कगार पर आ गया। इसलिए उसने दिल्ली से करीब 400-450 किमी दूर स्थित अमृतसर की ओर रुख किया। अमृतसर पंजाब पर एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ मंदिर है, गोल्डन प्लेब है, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। योगेश को पता चला कि स्वर्ण मंदिर में लंगर सुबह से रात तक चलता है और वहाँ मुफ्त में खाना मिलता है। तो अमृतसर पहुंचने के बाद योगेश को कम से कम भूख की चिंता नहीं रही। अब दिन भर यहाँ वहाँ भटकता और किसी काम की तलाश में
जाता, शाम को लंगर में खा के और फिर सो जाता। लोगों से जान पहचान हुई जिन्होंने बाद में उसे एक होटल में छोटे मोटे काम पर रख दिया। अब यही नहीं, अमृतसर में रहते हुए योगेश ने अपनी पहचान भी बदल ली थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह इस जिंदगी से उग गया। उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी, इसलिए नौकरी शुरू करने के कुछ ही दिन बाद वह छुट्टी लेकर घर आया और अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त समय बिताने के लिए सोचा, लेकिन गिरफ्तारी का डर उसके दिल में था। अब इसलिए कुछ दिनों के बाद दोबारा अमृतसर वापस चला गया। लेकिन इसी बीच पुणे पुलिस को अपने मुखबिरों से सूचना मिली कि योगेश रावत चुपचाप अपने घर आया था और कुछ दिन वहीं रुका। इसके बाद पुणे पुलिस ने योगेश रावत को पूरी फैमिली पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। अब उसके बाद सभी परिवार सदस्यों के मोबाइल पर फोन टैप किए गए। इसी निगरानी का नतीजा था कि जब योगेश ने एक दिन अपनी पत्नी को फोन किया तो पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। इसके बाद पुणे पुलिस ने अमृतसर पहुंचकर योगेश रावत को गिरफ्तार कर लिया। 9 मई को कोर्ट ने योगेश रावत, महेश ठाकुर को विश्वास कदम को अपहरण, बलात्कार, लूट और हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। हालांकि राजेश चौधरी को ने दोषी नहीं माना और उसे रिहा कर दिया। राजेश चौधरी को माफ कर दिया गया क्योंकि बाकी 3 दरिंदों के खिलाफ उसने बाकी दरिंदों के खिलाफ गवाही दी थी और सभी मौजूद समय में यह केस राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ गवाही देने उसके गुनाह को छोटा कर देता है? क्या कोई लड़की की चीखें सुनकर भी ना पिघलने वाला दरिंदा गवाह कहने के लायक तो होता है? हाँ, तो क्या हमारा कानून इतना मजबूर हो गया कि एक को सजा देने के लिए एक और गुनाहगार को छोड़ना पड़ता है? अगर यही सच है तो फिर न्याय नहीं, समझौता है। इंसाफ के नाम पर क्या आप सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन नैना की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, यह हर उस भरोसे की कब्र की है जो हमने सिस्टम पर किया था। अगर हम चुप रहे तो अगली नैना हमारी अपनी हो सकती है। दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना और अपना ख्याल रखें। हमारा सपोर्ट और हमारा साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।